अस्सलाम वालेकुम जी। हिस्ट्री ऑफ यूएसए का सेक्शन 1 जो हमने 1492 से 1783 तक के पोर्शन में डिवाइड किया था सिलेबस, उससे रिलेटेड जो पेपर है उस पे आपको दिखाते हैं जी कि अगर मैं इसको अटेम्प्ट करता तो कैसे करता। पहला क्वेश्चन इसमें, why England failed to take initiative in the colonization of American continent? एक बार, what factors were responsible for British interest in establishing their colonies in the areas that are now part of America? So basically ये सवाल है causes of British arrival in America. Basically तो उसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया कि अदर्स यानी कि स्पेनिश, फ्रेंच, डच वो पहले आ गए, दे केम अर्लियर, और इंग्लैंड जो है वो लेटर स्टेज पे आया। और दूसरा फिर उसने पूछ लिया कि जनाब क्या फैक्टर्स हैं आपके, वही यानी कॉजेज, दो हिस्सों में। अब जाहिर है कॉमन सेंस की बात है कि ये एक सिंगल आर्गुमेंट है, जबकि इसमें ज़ाहिर आप 4-5 रीजंस जो हैं वो मेंशन करेंगे। तो ये मेरा सवाल जो है वो 4 to 5 मार्क्स का हो सकता है और ये मेरा 15 to 16 मार्क्स का जवाब हो सकता है। कॉलोनाइजेशन या सेटलमेंट, ये दो ही तरीके से यूरोपियंस ने दुनिया में एक्सपेंशन की है जी। कॉलोनाइजेशंस अफ्रीका में, एशिया में, और यहाँ पे कॉलोनाइजेशन ज्यादा की हैं यूरोपियंस ने। और सेटलमेंट्स, आबादकारी, ये मॉडर्न यूएसए में, मॉडर्न कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन एरियाज में सेटलमेंट्स जो है वो की हैं। पहली चीज जो मैं उसको बताऊंगा कि भाई ब्रिटिश जो कॉलोनाइजेशन है इन अमेरिका वो बेसिकली कॉलोनाइजेशन नहीं है, वो सेटलमेंट्स हैं। पहली चीज तो मैं उसको ये बताऊंगा। और ये लेट क्यों हो गए? लेट हो गए बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल, आप कह रहे हैं इश्यूज विद इन ग्रेट ब्रिटेन। 15th जो आप कह लें कि 15th एंड 16th सेंचुरी है, इसकी स्पेन एक बड़ी पावर है, पुर्तगाल एक बड़ी पावर है, डच कमर्शियल मार्केट में बड़ी पावर है, स्वीडन कमर्शियल मार्केट में बड़ी पावर है। यानी ब्रिटिश किसी भी तरह एक बड़ी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक पावर थे ही नहीं। जो जितना बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर होती है जी, वही ज्यादा पहले इस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करता है। और नॉट ओनली इन यूनाइटेड स्टेट्स बट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी। जैसे इंडिया में भी ब्रिटिश तो पहले नहीं आए, पोर्टुगीज पहले आए, फ्रेंच पहले आए, यहां पे भी ब्रिटिश लेट आए। इसी तरह जो कंपनीज बनाई गई, ट्रेडिंग कंपनीज, ये भी स्वीडन ने पहले बनाई, डच ने पहले बनाई, फ्रांस ने पहले बनाई। ब्रिटेन इसमें लेट आया, 1600 में कंपनीज बनाना शुरू की, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वेस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी। तो उसकी रीजन उनके पॉलिटिकल इश्यूज में है कि भाई ये बड़ी पावर ही नहीं थी यूरोप की बाकियों की निस्बत। तो एक पार्ट तो ये हो जाएगा। जहां तक फैक्टर्स का ताल्लुक है, तो फैक्टर्स को रिलीजियो पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है ब्रिटिश के आने का। रिलीजियो पॉलिटिकल में एक बड़ा, सबसे बड़ा तो इशू जो है वो प्योरिटन फैक्टर को कहा जाता है। मैं उसको बताऊंगा। मजहब जो है उसके लिए कि हमें एक प्रॉमिस लैंड में जाना है, वहां बातकारी करनी, तो रिलीजियो पॉलिटिकल फैक्टर, प्योरिटन फैक्टर जो प्रोटेस्टेंट्स थे, क्योंकि उन्हीं प्रोटेस्टेंट्स ने सारा न्यू इंग्लैंड का एरिया जो है वो आबाद किया।
सही है जी। सो इसको तो यानी कि समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन ज्यादातर फैक्टर सोशियो इकोनॉमिक है। पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर आपको लैंड चाहिए फॉर क्रॉपिंग, क्रॉप्स के लिए, फूड का, ताकि आपका इशू एड्रेस हो सके। सही है जी। फिर एडिशन टू दिस कंपनी फैक्टर है। कंपनी फैक्टर 1600 से इनिशिएट हुआ, तो उसके बाद ट्रेड करनी है जी। तो ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जी कि जो ब्रिटिश की रीजन बने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और इमीडिएट फैक्टर वो स्पेनिश आर्मेडा है 1588 का, जब स्पेन को डिफीट हो गई एक्सीडेंटली यूके से। सो यूं इस सवाल का मैं फैक्टर्स उसको बता दूंगा जी कि कैसे ये आए और क्यों आए। दूसरा सवाल, discuss the factors that led to the war of independence, analyze the reasons for the growing popularity of independence। अच्छा जी, फैक्टर्स क्या हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? सबसे आसान सवाल। फैक्टर्स जी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, उसको बता दूंगा जनाब। इसके पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं। खास तौर पर जो रॉयल प्रोक्लेमेशन है 1763 का, उसकी मैं डिटेल बता दूंगा जी, कैसे उससे अमेरिकन अपने आप को पॉलिटिकली एलिनेटेड समझे। फिर इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं। जितने भी मर्केंटाइलिस्ट एक्ट्स हैं उनकी डिटेल, शुगर एक्ट, स्टैंप एक्ट, डिक्लेरेटरी एक्ट, करेंसी एक्ट, टाउनशेंड एक्ट, मैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो भी बता दूंगा। फिर इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स भी हैं। इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स में खास तौर पर जो है वो एनलाइटनमेंट का इम्पैक्ट, तो मैं एनलाइटनमेंट का इम्पैक्ट बता दूंगा। फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में प्रिंटिंग प्रेस का रोल, एजुकेशन का रोल, ये बता दूंगा। मतलब कि ये तो किसी भी नोट्स और किसी भी जगह पर ये फ्रेमवर्क जो है वो फैक्टर्स का कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एनालाइज द रीजंस फॉर ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो रीजंस हैं फॉर ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कहां पे छुपे हुए हैं? फॉर अमेरिकन इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके, ये तो कभी भी किसी भी एनलाइटनमेंट में भी नहीं थी। दे अपने राइट्स ही मांगते थे, अपनी ऑटोनॉमी मांगते थे। जितनी भी जो स्ट्रगल है 1760s की या टिल 1776 तक की, तो ये तो राइट्स एंड ऑटोनॉमीज की डिबेट थी। नो टैक्सेशन फॉर विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बड़ा मशहूर स्लोगन। तो ये जो पॉपुलैरिटी फॉर इंडिपेंडेंस है, ये इसमें जो बड़े फैक्टर्स हैं उसमें थॉमस पेन है। थॉमस पेन का कॉमन सेंस सबसे ज्यादा वाइडली रेड जो बुकलेट ये डेवलप हुआ उस दौर का, तो थॉमस पेन की कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की पुअर रिचर्ड्स ऑलमेनॉक जंतरी लाखों की तादाद में पड़ी जाती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन
एंड थॉमस पेन। इसकी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी कि ये आप कैसे ये रिपब्लिक के आइडिया का एडवोकेट था और कैसे चाहता था कि हम क्राउन से दूर हो जाए। बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये पुअर रिचर्ड ऑलमेनॉक आपको ऑनलाइन आज भी अवेलेबल है जी। इन्हीं में जो है वो एक आप कह लें कि जो लव फॉर इंडिपेंडेंस है वो इसी में छोटे छोटे सेंटेंसेस में, कोट्स में, सटायर में वो डेवलप कराई जाती थी। तो ये वो बड़े बुनियादी दो आप कह लें कि कंट्रीब्यूटर्स हैं कि जिन्होंने लव फॉर इंडिपेंडेंस या पॉपुलैरिटी, ग्रोइंग पॉपुलैरिटी फॉर इंडिपेंडेंस में अपना मीनिंगफुल रोल प्ले किया। यानी बाकी फैक्टर्स और ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, बस उसमें डिफरेंस इतना है कि फैक्टर्स आपने एक स्ट्रक्चर में जनरलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में बता दिए। ग्रोइंग पॉपुलैरिटी यानी उनके आप समझ लें उनके एक तरह से इकबाल और क्या कहते हैं सर सैयद अहमद खान ही थे उनके लिए, थॉमस पेन एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन। सो इस फ्रेमवर्क में ये जवाब जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ इस पार्ट को कर लेंगे, बड़ा अच्छा कर लेंगे, इस पार्ट को बहुत अच्छा कर देंगे, और भी चीजें ऐड कर लेंगे, लेकिन ये जो हेडर है ये स्किप कर देंगे। तो इसको जो है वो देखने की जरूरत है। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी, some historians insist that American Revolution was a social upheaval as well as a political revolt. Discuss the social and economic results of the revolutionary years. अब यही लगेगा आपको जैसे कि ये भी सवाल जो है वो causes of war of independence है, पर ऐसा नहीं है। Some historians insist that revolution was a social upheaval as well as a political revolt. इकोनॉमिक नहीं। तो आपने बेसिकली उसकी डिबेट करनी है कि क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड रेवोल्यूशन था या मेरली एक रिवॉल्ट थी। बात समझ आ रही है? इसके लिए खास तौर पर जो सोर्स है इसको सेग्रीगेट करने का कि हाँ ये डिफरेंस है जी ऑर्गेनाइज्ड रेवोल्यूशन एंड रिवॉल्ट, तो उसकी किताब है एलन ब्रिंकले की। एलन ब्रिंकले की किताब में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के चैप्टर में एक पेज पे उसने बॉक्स बना के कि ये रेवोल्यूशन है और नॉट, ये रियल सेंस में इनकलाब था या नहीं था। तो वो दोनों साइडों पे आपको बताता है कि दोज हु बिलीव के रेवोल्यूशन और दोज हु बिलीव के रेवोल्यूशन नहीं। सही जी। तो वो ये हमने इस पहली स्टेज पे हमने सिर्फ यही उसको बताना है, यानी कि ये एक सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में एक मेयरली रिवॉल्ट है या रेवोल्यूशन है। मेरे जाती ख्याल में आपने इसको एक रेवोल्यूशन साबित करना है, जो मैं अगर इसको करूंगा। ठीक है जी, क्लियर है? मैं कहूंगा कि भाई ये कोई सडन चेंज नहीं है, सोशल अपीवल एंड पॉलिटिकल रिवॉल्ट कि जी सडन है। नो, ये सडन नहीं है जी। इसके रूट्स जो हैं वो बड़े गहरे हैं और ये पाइल अप होता रहा, जो लोगों के रिजेंटमेंट्स हैं, कंसर्न्स हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली, और तब ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट डेवलप हुई। सोशल अपहीवल, एब्रप्ट सडन कोई चीज हो गई। समझ आ रही है जी? सो कॉजेज ऑफ सिविल वॉर नहीं मैं बता रहा, मैं उसको बता रहा हूँ कि ये एक रेवोल्यूशन है या नहीं। ठीक है जी, एक पार्ट, यानी एक एक आर्गुमेंट ही चलना है, ये वाला जो पार्ट है आप कह सकते हैं 5 से 6 नंबर का एक आर्गुमेंट है, एक सिंगल आर्गुमेंट। दूसरा जो पार्ट है वो उसने आपसे पूछ लिया, डिस्कस द सोशल
इकोनॉमिक रिजल्ट्स ऑफ रेवोल्यूशनरी ईयर्स, यानी कि 1776 से 1783, इनका जनाब सोशल एंड इकोनॉमिक रिजल्ट्स क्या हो। तो बेसिकली ये सवाल उसने पूछ लिया, कॉन्सिक्वेंसेस, कि जी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। ठीक है जी। अब उसने सवाल थोड़ा सा, अब उसको चेंज करके आपने जवाब देना। अब यानी एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर आपने याद कर लिया ना जी, तो जरूरी नहीं है कि आपका हर सवाल जो है वो निकल गया। तो देख लेते हैं जनाब कि कौन से सोशल एंड इकोनॉमिक, यानी पॉलिटिकल भी है। हो सकता है वो आपसे अगले पेपर में पॉलिटिकल पूछ ले, हो सकता है। लेकिन यहां के सवाल में उसने पूछा कि जनाब बताएं कि सोशल क्या है। तो सोशल लाइफ तो जनाब चेंज हुई है, बड़ी ड्रामेटिकली चेंज हुई है सोशल लाइफ इनकी। कैसे? कि पहले जो है सिर्फ एक एलीट जो है वो जनाब पार्टिसिपेट करते थे पॉलिटिक्स में, बट अब मिडिल क्लास पीपल भी, वो भी हमें लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर वो गवर्नेंस करते वो नजर आते हैं इमीडिएटली आफ्टर बात। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे हम देखते हैं जनाब कि इनकी जो सोशल लाइफ है उसमें वुमन वुमन का कोई उस पर सिग्निफिकेंट वो इम्पैक्ट नहीं हुआ जी। वुमन की जो है ना वो लाइफ पहले भी प्रॉब्लमेटिक थी और बाद में भी प्रॉब्लमेटिक थी। एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन पहले भी वुमन को अलाउ नहीं थी, हायर सेकेंडरी बाद में भी इमीडिएटली आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो अलाउ को नहीं थी जी। समझ आ रही जी। फिर स्लेवरी, स्लेवरी बहुत बड़ा एस्पेक्ट बना। लगभग कहा जाता है जी 100,000 स्लेव्स जो हैं वो अपने मास्टर्स को छोड़ के भाग गए इस दौर में, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में भाग गए। क्योंकि जो ब्रिटिश थे ना जी, वो कहते थे कि अगर हम ये जीत गए तो हम स्लेवरी जो है वो अबॉलिश कर देंगे। तो काफी तादाद में स्लेव ना अपने अमेरिकन मालिकान को से भाग गए कि भाई हमें तो अगर हम ब्रिटिश का साथ देंगे तो हमें तो आजादियां मिल जाएंगी। ठीक है जी, क्लियर है। सो सोशल कंपोजिशन उस पर इफेक्ट पड़ा, क्यों? क्योंकि पोस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम देखते हैं फिर कि अमेरिकन जो हैं उन्होंने स्लेव्स के साथ जनाब फिर कोई अच्छा सलूक नहीं किया इमीडिएटली फॉरन। ठीक है जी, क्लियर है। फिर इसी तरह रेड इंडियंस जिनको आप कहते हैं अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, तो नेटिव अमेरिकन ने भी ब्रिटिश का साथ दिया इस वॉर में। यही वजह है कि वॉर के बाद अमेरिकन ने ऐसे जो आप कह लें कि लोकल या नेटिव अमेरिकन या रेड इंडियंस जिनको आप कहते हैं उनको बहुत ज्यादा फिर जो कॉर्नर किया, उनको भगाया, डिस्प्लेस किया। अब डायनामिक्स ही डिफरेंट होगी सवाल की। वो बंदा सोच रहा होता बस ठीक है छोटे मोटे इम्पैक्ट लिख देगा वॉर के तो अल्लाह अल्लाह तो खैर सब। इसी तरह उन्होंने पूछा इकोनॉमिक का। हाँ जी। तो इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन ये लार्जली यूके की टर्म्स पर ही ट्रेड किया करते थे ना जी, क्योंकि एक तरह से यूके की कॉलोनी थे। तो जो यूके के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी ट्रेड के वही फॉलो करते थे। लेकिन जब यूके से इंडिपेंडेंस हो गई तो आपके लिए न्यू मार्केट्स ओपन हो गई। आप अब आप एज अ स्टेट
न्यू मार्केट्स, न्यू ट्रेड रिलेशंस, वो डेवलप करेंगे, जिनमें फिर फ्रांस के साथ ट्रेड रिलेशंस डेवलप हुए। सही है जी। फिर इवन डोमेस्टिक मार्केट्स के साथ, क्यों देखें, ये अगर यूनाइटेड स्टेट्स है तो पहले तो ये 13 कॉलोनीज आजाद हुई, और यहाँ अगर आपको पता हो कि यहाँ से ओहायो रिवर, यहाँ से जनाब वो नीचे ये मिसिसिपी रिवर, यहाँ से कोलोराडो, तो ये पॉइंट जो है जिसको कहते हैं सेंट लुइस, यहाँ फ्रेंच भी आते थे ट्रेड करने, अमेरिकन भी, ब्रिटिश भी, रेड इंडियंस भी, सब, और नीचे यहाँ पे न्यू ऑर्लिन्स की पोर्ट। तो ये जो डोमेस्टिक मार्केट है ये भी हमारे लिए ओपन है, यहाँ पे भी आना जाना लग गया। फिर इसी फेज में लेट 1780s में, अर्ली 1790s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसका रियल सेंस में इम्पैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी पे पड़ना शुरू हो गया। कॉटन जिन आ गई ना जी, इसी फेज में आई। सही। सो ये बहुत से एस्पेक्ट्स जो हैं कि जिनमें इस सवाल को फिर फैलाया जा सकता है। अगेन एलन ब्रिंकले, उसने अपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के चैप्टर में कॉन्सिक्वेंसेस में इसको बड़ा डिटेल में दिया हुआ है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, तो उसको जरूर देखें, क्योंकि वो सवाल एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में उसको घुमा के आपसे पूछ सकता है। सही है जी। अगला सवाल, अगला सवाल वो देते हैं जनाब कि द अमेरिकन फर्स्ट वॉर वाज विद ब्रिटेन मेड them independent, second made them a formidable power। फर्स्ट वॉर उससे जी इंडिपेंडेंस मिली, सेकंड वॉर उससे वो एक पावर बने। ऑफ कोर्स फर्स्ट वॉर यानी 1776 से 1783, सेकंड वॉर 1812 से 1814। सो कैसे ये एक फॉर्मिडेबल पावर जो है वो बन गया, उसको उसने आपसे हाईलाइट किया जनाब कि इसका मुझे जवाब दें। बड़ा टू द पॉइंट स्पेसिफिक है जवाब। तो जनाब ये आप, मैं तो इसको एग्री करूंगा कि हाँ जी ऐसे ही है, ये ऐसे इस तरह ही है, बिकॉज 1783 से 1790s या आप कह लें, या आप 1800s तक आप कह लें, इस फेज में अमेरिकन वर डिवाइडेड। ये डिवाइडेड थे अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के पे भी, फॉरेन पॉलिसी पे भी, इकोनॉमिक सिस्टम हमने कौन सा फॉलो करना है जी इस पे भी, मुकम्मल तौर पर अमेरिकन दो डेकेड्स जो हैं वो आपस में डिवाइडेड रहे हैं। सो जो पावर है कि एक फॉर्मिडेबल पावर, उसके लिए जरूरी है कि आपकी एक यूनिटी भी डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में वो होनी चाहिए, तो ये डिवाइडेड रहे। आप डिटेल बता दें, बेसिकली किसकी डिटेल बताएंगे आप यहाँ पे, फेडरलिस्ट एंड एंटी फेडरलिस्ट। अब याद रहे फेडरलिस्ट एंड एंटी फेडरलिस्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक नहीं है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन पर किस तरह डिवाइडेड थे लोग। फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज, हर फेज में, हर स्फेयर में डिफरेंसेस मौजूद है इनमें। तो ये डिवाइडेड थे, इनके डिवाइडेड होने की वजह से हमें जो है वो इनका कोई कोई इनकी पोजीशनिंग नजर नहीं आती, नो पोजीशनिंग। मसलन कुछ यूके के साथ ट्रेड के हक में थे, यूके के सपोर्टर थे, और कुछ फ्रांस के साथ ट्रेड की कनेक्टिविटी और पॉलिटिकल कनेक्शन वो चाहते थे। क्लियर है जी। ये फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में कुछ जो है यूएस बैंक
उसके हामी थे, कुछ नहीं थे। वो सारी हैमिल्टन और जेफरसन की डिटेल, फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में एडम्स और जेफरसन की डिटेल, डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में अगेन जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन की जेफरसन उसकी फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट की प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। तो मतलब कहने का कि ये डिवाइडेड थे और डिवाइडेड रहे। 1812 से 14 की वॉर ने जो सबसे बड़ी इनकी पावर डेवलप किया वो इनकी यूनिटी है, क्योंकि इस वॉर के बाद अमेरिकन हिस्ट्री में फेडरलिस्ट एंटी फेडरलिस्ट डिबेट वंस फॉर ऑल खत्म हो गई। फिर ये हुई नहीं कभी डिबेट, कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि फेडरलिस्ट का ख्याल था कि हमें यूके से लड़ना नहीं चाहिए, हमें यूके से मिलके चलना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। तो ये ग्रुप वंस फॉर ऑल जो है वो फिर हमें कॉर्नर्ड होता नजर आता है। सही है जी। इस वॉर में ऐसा है क्या कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है तो वो भी तो एक ट्रिटी से हुई है, खत्म। और ये भी वॉर जो है वो ट्रिटी ऑफ घेंट से खत्म हुई है। सही। तो है क्या इशू, क्या है इशू? ये है कि जो 1776 से 1783 की वॉर है, इसमें यूके उसने कोई प्लेज या उसने कोई प्रॉमिस नहीं किया कि वो अमेरिकन को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा। ऐसा कोई प्लेज, ऐसी कोई स्कीम यूके की नहीं है। बल्कि यूके तो अपना रूल जो अमेरिकन 13 कॉलोनीज में है उसके खिलाफ होने वाली एक रिवॉल्ट को, एक कोई अगर रेवोल्यूशन समझता है, उस रेवोल्यूशन को उसको कंटेन करने के लिए, और दूसरी तरफ यूएस यूएस इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स वो सिर्फ फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं 1812 से 14 की वॉर को, तो जनाब इसमें यूके प्लेज, प्रॉमिस्ड, खत्म कर देंगे हम वॉशिंगटन को एज अ कैपिटल, खत्म कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। हम एक लेसन अमेरिकन को सिखाएंगे। सो यहां यूके की नेचर एग्रेसिव है और यूएस जो है वो डिफेंसिव है। तो बीइंग अ डिफेंसिव प्लेयर, इन्होंने अपने आप को फिर प्रोटेक्ट किया, अपने आप को सेफ गार्ड किया एक बड़ी पावर से। सही है जी। और प्लस यूएस के जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मेरली इंडिपेंडेंस नहीं है, वो हमारे नेवल रूट्स जो हैं ट्रेड के, हमारे ओवरऑल ट्रेड कॉरिडोर्स वो रहने चाहिए, हम ट्रेड करते नहीं। और यही चीजें फिर ट्रीटी ऑफ घेंट में भी मौजूद है जो 1815 में हुई। ये ट्रीटी ऑफ पेरिस से आजाद हुए हैं, जिसमें सिर्फ यूके या यूएस मौजूद नहीं था, बल्कि इसमें अदर यूरोपियंस भी इस ट्रीटी में मौजूद थे। ये प्रॉपरली यूएस यूके के दरमियान ट्रीटी हुई है, जो साबित करती है कि इक्वल फुटिंग्स पे। तो नो डाउट यूएस ने जिस तरीके से कंटेन किया यूके को इस वॉर में, और उसके साथ फिर इक्वल फुटिंग्स पे ट्रीटी की, वो उसने रिफ्लेक्ट किया कि ये एक बड़ी पावर के तौर पर है। अब ये कहीं से भी सवाल आपको, कोई आप किताबें उठा लें तो आपको नोट्स फॉर्म में इकट्ठा एक जगह नहीं मिलता। ये पास पेपर्स का सवाल है, तो एग्जामिनर ने बड़ी खूबसूरती के साथ कि वो आपको दो वॉर्स और उसके नतीजे में जो आपकी ओपिनियन है वो आपसे पूछना चाह रहा है। फिर इसके बाद अगला सवाल जो है, डिस्कस द कंडीशंस। अच्छा, न्यू उस पे है ना जी, न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन पे भी।
न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन। कैसे बन गई जी न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन 1643 की जी? तो उस पे आपसे सवाल पूछ लिए, तो आप बेसिकली पहले तो उसको बता देंगे कि ये एक बेसिकली जो नॉर्थ के आपकी सेटलमेंट्स थी, जिनकी सारी डिटेल क्वेश्चन में उसने दे दिया, प्लेमथ हो गया, कनेक्टिकट हो गया, न्यू हेवंस हो गया, मैसाचुसेट्स हो गया, एक्सेट्रा, इन सब की एक मिलिट्री अलायंस है बेसिकली। ये एक मिलिट्री अलायंस है, और ये मिलिट्री अलायंस बेसिकली, क्योंकि इन्हीं एरियाज के साथ फ्रांस मौजूद था, फ्रांस के लोग भी बैठे हुए थे, डच भी बैठे हुए थे, रेड इंडियंस भी थे, यानी नेटिव अमेरिकन। ज्यादातर नेटिव अमेरिकन का वर्ड जो है वो यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो इनका बेसिक इशू तो जो है वो सिक्योरिटी था। ठीक है जी। अगर हम, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एरियाज हैं, यहाँ ऊपर फ्रांस भी मौजूद है, यहाँ नीचे डच मौजूद है, ये सारे नेटिव अमेरिकन इन एरियाज में मौजूद है। सो ये आते जाते रहते थे, ट्रेड करते थे आपस में। और जो ब्रिटिश पीपल यहाँ पर आबाद हैं, उनके साथ ये ज्यादा ट्रेड नहीं होती। उनके लिए ये कहाँ से आ गए यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिश तो ज्यादा यहाँ नीचे मौजूद है, यहाँ वर्जीनिया, मैरीलैंड और इन एरिया में। यहाँ तो इनका आना एक्सीडेंटल था, अगर याद हो आपको तो। 1620 में मे फ्लावर जो है वो एक्सीडेंटली प्योरिटन्स को यहाँ ले आया था। समझ आ रही जी? सो ये एक दिन में इकट्ठा नहीं बना है। 1620 से लेके ऑनवर्ड्स 1640 तक इस एरिया में जो लोग रह रहे थे, उनकी सिक्योरिटी डिफेंस इशू था जी, एक दिन में नहीं डेवलप हो गया। ये तो 1630s में भी इस पर डिबेट होती नजर आती है कि हम जनाब मिलके एक फोरम बना लें, और उसके लिए ये क्राउन के साथ भी राब्ते में गए कि जनाब मैसाचुसेट बे कंपनी बना देते हैं, और हमें क्राउन के अंडर जनाब हम यहाँ पे इन इलाकों में रह लेते हैं। सही है जी। ये 1630 की दिहाई में भी ये काम होता है। सो बेसिक पर्पज इसका जो है वो था सिक्योरिटी। उसी सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में ही फिर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी, अपनी इस कॉन्फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन भी डेवलप किया। सही है जी। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, यानी एक तो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन है जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद लगे पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन पहला ये इस फेडरेशन के थे जी। ठीक है जी। तो वो सिक्योरिटी है जिसने आगे इसका इम्पैक्ट इनके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के, हाँ भाई हम सब मिलके इकट्ठे रहेंगे, उस पर अप्लाई किए। समझ आई जी? सो स्पेसिफिक टू द पॉइंट क्वेश्चन है, ज्यादा आप इसमें कंटेंट डाटा नहीं डाल सकते, लेकिन मजेदार सवाल है। ये भी एलन ब्रिंकले में ज्यादा नहीं, लेकिन एक पेज जो है इस पे सिर्फ, वो जब जो कॉलोनीज की जो सेटलमेंट शुरू का पोर्शन है उसमें सिर्फ एक पेज का, एक पेज भी पूरा नहीं इस पे बात करता। तो एक ये क्वेश्चन है जी। उसके बाद अच्छा, आप इसमें वॉर्स की डिटेल जरूर लिखनी है जी। वो वॉर्स जो इनकी नेटिव अमेरिकन के साथ, फ्रांस के साथ, डच के साथ, 6-7 वॉर्स हैं छोटी छोटी, जो 1630 से 16 अर्ली 40s तक की, यानी 30s आप कह सकते हैं, 1630 की दिहाई में इनकी जो वॉर्स हैं, उनकी डिटेल थोड़ी थोड़ी के कैसे इन वॉर से एक यूनिटी हमें नजर आती है फ्रेंच और नेटिव अमेरिकन की।
जो इनके लिए एक सिक्योरिटी, बेसिकली एक सिक्योरिटी फोरम था ये, न्यू इंग्लैंड की ये जो सारे का सारा फ्रेमवर्क इन्होंने बनाया था। इसके बाद अगला सवाल जी, अच्छा जी, ये जी सेम रिपीट सवाल है। The Declaration of Independence actually shapes the way Americans live their life. Shapes the way Americans live their life. ठीक है जी। So basically यहाँ पर वही जो consequences हैं of War of Independence, लेकिन शेप द वे दे लिव देयर लाइफ, तो आप कहेंगे कि यस, कुछ जगहों पर तो हमें इनकी लाइफ, इनके पैटर्न, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंज होते नजर आते हैं और कुछ में नहीं। जैसे वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं चेंज होते नजर आते हैं। समझ आ रही जी? कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में चेंज होते नहीं नजर आते, जो पहले से चीजें चल रही थी। कहां कहां चेंज होती है नजर आती? सोशल कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। यानी ये वाला पार्ट जो है वो मेरे पिछले एक सवाल का था। पेपर में तो उसने ये दोनों इकट्ठे नहीं ना दे देंगे, इस एरिया में से तो एक ही सवाल देना उसने। तो ये बेसिकली उसका रेप्लिका ही है सवाल, कि इनकी लाइफ में कुछ तब्दीलियां आई, हाँ जी यस भी हैं और नो भी है, तो हमने उसको मिक्स करके जवाब लिखना है। और आखिरी फिर, डिस्कस इन डिटेल द इंपैक्ट ऑफ एंग्लो डच वॉर्स। अच्छा, ये 3 वॉर्स हैं जी, याद रखिएगा, 17th सेंचुरी की 3 वॉर्स हैं, especially with reference to the phenomena known as restoration colonies. जिसको रेस्टोरेशन कॉलोनीज के आइडिया का पता है वो इस सवाल को निकाल लेगा। रेस्टोरेशन कॉलोनीज न्यू जर्सी, डेलावेयर, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, इन 4 कॉलोनीज के लिए वर्ड मुख्तलिफ हिस्टोरियंस रेस्टोरेशन कॉलोनी का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है जी। और ये रेस्टोरेशन कॉलोनीज चार्ल्स टू जब यूके में रीस्टोर हुआ, तो रीस्टोर होने के बाद इसने डच के साथ जो वॉर्स की हैं, रीस्टोर होने के बाद चार्ल्स टू ने जो वॉर्स की, उससे ये इलाके उसने कैप्चर किए जी। ये सारे इलाके वन वे और दी अदर डच या डच सपोर्ट के जो लोग थे, सपोर्टर्स, उनके पास थे बेसिकली। और ये 3 एंग्लो डच वॉर से ये इलाके फतह किए ब्रिटिश ने, और इनको रेस्टोरेशन कॉलोनीज कहते हैं। समझ आ गई जी? सो पहली जो, फिर अब आपने हर एक की अलग अलग डिटेल बतानी है। फर्स्ट एंग्लो डच वॉर 1651, 52 और से 53, 54 तक की 16, ये वॉर है जी पहली। इसकी आपने डिटेल्स बतानी, क्योंकि इस वॉर के बाद फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स टू जो है वो रिस्टोर भी हो रहा है, और रिस्टोर होने के बाद अपने बाप का बदला भी लेने की कोशिश कर रहा है। सही है जी। सेकंड जो वॉर है, सेकंड जो एंग्लो डच वॉर है, ये 1660s की है जी, 1665 की। ठीक है जी। इस वॉर से फिर इसको न्यू एम्स्टरडेम, जिसको फिर न्यूयॉर्क कहा जाता है, न्यू जर्सी, ये इलाके इन्होंने जो है वो कैप्चर कर ली। ये आपको डिटेल्स बतानी पड़ेंगी इसकी, आप इवन गूगल कर सकते हैं कब से कब वॉर हुई, कौन सा एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत वॉर खत्म हुई। तो डच सफर्ड अ ह्यूज लॉस इन वॉर्स के जो है वो नतीजे में। तीसरी जो फिर वॉर है वो यानी 70s की, आप कह सकते हैं 1670s की वॉर है,
एक सीरीज ऑफ वॉर हैं 1670s की। इनके बाद हम देखते हैं फिर कि पेंसिल्वेनिया आबाद हुआ जी। ये ऊपर वाली वॉर से इनको डेलावेयर मिल गया, यहां से न्यू जर्सी न्यूयॉर्क मिल गया, यहां से पेंसिल्वेनिया मिल गया, ये चार। सो इस कॉन्टेक्स्ट में, और फिर ये सारी जो कॉलोनीज हैं ये वाली, इनको अगर हम देखें तो ये गिफ्ट किए गए हैं जी चार्ल्स टू ने हर उस नोबल को जिसने उसको सपोर्ट किया। मैंने विलियम पेन के नाम पे पेंसिल्वेनिया, ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम पे न्यूयॉर्क, समझ आ रही है जी, जिनको गिफ्ट कर दिया उसने। डेलावेयर पहले स्वीडिश जो है वो कंपनी ने बनाया हुआ था, तो ये ज़ाहिर इसका नाम न्यू जर्सी, जर्सी ये यूके की वो टेरिटरी है जो बिल्कुल फ्रांस के बाउंड्री के साथ, सो उसके नाम पे नहीं, क्योंकि ये वो एरिया था जहां पे चार्ल्स टू भाग के चला गया था जब उसके खिलाफ साजिश हुई थी फिर वापस आया। डेलावेयर एक क्या है कि पुराना स्वीडिश स्वीडिश ने नाम रखा हुआ था, वो नाम चेंज नहीं हुआ। बाकी न्यू जर्सी न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया ये तो नाम ही उन एरिया से है। ड्यूक ऑफ यॉर्क इसका भाई था। खैर ये डिटेल है जी इसकी, ये बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल, कोई ज्यादा इसमें ओपिनियन रिलेटेड चीज वो नहीं है, आपने अपना नॉलेज ही उसको एग्जिबिट करना है। ये था जी ये पेपर। मेरे लिए पर्सनल, मेरे ख्याल में सोर्स जो है वो, अगर आपके पास एलन ब्रिंकले है या गैरी नैश है, गैरी नैश की किताब या एलन ब्रिंकले की किताब, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा मैं अदर साइड ऑफ द कॉइन यानी कि रिविजनिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं, तो फिर चार्ल्स एंड मैरी बेयर्ड गूगल कर सकते हैं। चार्ल्स एंड मैरी बेयर्ड की एक ही किताब है हिस्ट्री ऑफ यूएसए, गैरी नैश की एक ही किताब है अमेरिकन ओडिसी, एलन ब्रिंकले की एक ही किताब है अनफिनिश्ड नेशन। तो इन दोनों में से कोई एक, और ये तो साथ हो ही हो।